Okay, today we are going to discuss the theories of globalization, and within that theories of globalization जिसमें हम ये तीन हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड कल्चर थ्योरी, वर्ल्ड पॉलिटी थ्योरी, इसमें से हम सिर्फ अभी एक करेंगे, दैट इज द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. ओके, सो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की तरफ जाने से पहले हम ग्लोबलाइजेशन की थ्योरीज का जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट ग्लोबलाइजेशन थ्योरीज. ये जो थ्योरीज हैं वो इन जनरल किसकी बात करते हैं. तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की वैसे ही अगर हम ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पे जाते थे तो वो जनरली हर एक एस्पेक्ट को बताते थे. वो इकोनॉमी के बारे में भी बात करते हैं. अगर ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन देते हैं तो वो ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करते हैं इकोनॉमी के परस्पेक्टिव में, वो ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करते हैं कल्चर के परस्पेक्टिव में, वो ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करते हैं पॉलिटिक्स की बेसिस पे, माइग्रेशन की बेसिस पे, मीडिया के बेसिस पे. तो इसी तरह से जब, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को देखने का एक अलग तरीका है हर एक स्कॉलर का, हर एक इंडिविजुअल का, तो इसलिए वो उस ग्लोबलाइजेशन को उस एस्पेक्ट के हिसाब से डिफाइन करता है. सिमिलरली अगर हम थेरीज की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की थेरीज भी उसी हिसाब से, उसी एस्पेक्ट के मुताबिक जो है वो बताई गई हैं. कुछ लोगों ने जो अगर थेरी का जिक्र किया है, ग्लोबलाइजेशन की थेरीज बनाई है, तो उन्होंने किसके साथ उन्होंने डील किया हुआ है. दे टॉक्ड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी. कि अगर कोई बात करता है थ्योरी की, ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी की, तो उसमें उसने जिक्र किया होगा रिगार्डिंग ग्लोबल इकोनॉमी की. ग्लोबली जो इकोनॉमी है वो किस तरह से इमर्ज हुई है, किस तरह से स्टार्ट हुई है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी वजह क्या है, वो कब से चल रहा है, उसके फायदे किन किन कंट्रीज को मिलते हैं, उनके नुकसान किन किन कंट्रीज को मिलते हैं. इसी तरह से कुछ थ्योरीज किसकी बात करती हैं, द इमर्जेंस ऑफ कल्चरल पैटर्न, कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह का कल्चर एक पैटर्न बन गया है, एक तरीका निकल आया है, एक सिस्टम बन गया है, और कौन सा कल्चर किस तरह से फैल रहा है, किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या उसका इफेक्ट क्या है, या उसका फायदा क्या है. इसी तरह से कुछ थेरीज जो है वो किस चीज को डील करती हैं, किसके बारे में बात करती हैं, द इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस. ठीक है, कि कौन सा ऐसा पॉलिटिकल प्रोसेस है, अगर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, या अगर एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर नेशन स्टेट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको अहमियत दी जाती है, तो उसकी वजह क्या है, और वो किस तरह से कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस अगर पूरी दुनिया में चल रहा है तो वो उसकी रीजन क्या है. इसी तरह से कुछ थेरीज बात करती हैं द राइज ऑफ न्यू ग्लोबल गवर्नेंस. न्यू ग्लोबल गवर्नेंस क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है विच वी विल स्टडी लेटर ऑन. लेकिन ये बात कर रहे हैं कैसे ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर एक पर्टिकुलर रूल है, उसको कौन चला रहा है, किस तरह से चला रहा है, कुछ लोग जो है वो किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, आप ये देखते हैं कि इन्होंने कानून बनाए हैं जो, और ऐसे कानून है कि वो सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, सब उनके साथ डील कर रहे हैं, या ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है जिसमें सारे कंट्रीज किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के मुताबिक काम कर रही हैं. इसी तरह से बात करते हैं राइज ऑफ डाइवर्स स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी. डाइवर्स मुख्तलिफ तरह के अथॉरिटी है, किसके पास इस पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से अथॉरिटी डिवाइडेड है, किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है, कौन उस पावर की बेसिस पे क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, कौन किसको रूल कर रहा है, और उस अगर वो किसी और के ऊपर रूल कर रहा है तो क्या वो उस कंट्री को या उस सेगमेंट को फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा. इमर्जेंस ऑफ न्यू पैटर्न ऑफ ट्रांसनेशनल माइग्रेशन. ठीक है, कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक एरिया से लोग दूसरे एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं, और वो माइग्रेशन के नया तरीका क्या निकला है. क्या वो माइग्रेशन इज बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, या वो माइग्रेशन इस वजह से है क्योंकि वो लेस डेवलप एरिया से बिलोंग करते हैं और वो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाना चाहते हैं. इसी तरह से नए तरीके से आइडेंटिटीज बन रही है, नई पहचान लोगों की इमर्ज हो रही है, नए तरीके सामने आ रहे हैं, नए कल्चर्स इमर्ज हो रहे हैं. एंड कम्युनिकेशन, किस तरह के नए तरीके ऐजाद हो गए हैं कम्युनिकेशन के, क्या बातचीत का जरिए क्या निकल आया, लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोग किस तरह से एक्सचेंज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने आइडियाज को, अपने अपनी पैटर्न कल्चर्स को, अपने लैंग्वेज को. ठीक है, तो कुछ थेरीज इसकी बात करती हैं. कुछ थेरीज किसकी बात करती हैं, इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल हायरार्कीज एंड फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी. कुछ थेरीज क्या बात करती हैं कि आजकल कि ग्लोबल वर्ल्ड में किस तरह से नया तरह के सोशल हायरार्कीज बन गई हैं, सोशली किस तरह से एक
ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है, वो ज्यादा पावरफुल है, और जो दूसरा ग्रुप है, कोई दूसरा फॉर एग्जाम्पल जेंडर है, कोई दूसरी क्लास है, वो किस तरह से वो बाकी लोगों से नीचे है, उनके पास इतनी पावर नहीं है। तो न्यू सोशल हायरार्कीज, हायरार्कीज होता है ऑर्डर में, रैंक्स, ऑर्डर, ऑर्डर में कोई डिवाइडेड है, ये ऊपर है, सबसे ऊंचा हायर अथॉरिटी का है, ये सबसे लोअर अथॉरिटी का है, ये सबसे लोअर अथॉरिटी का है। ये जैसे अगर हम एक जनरल बात करते हैं तो हायरार्कीज की बात आ जाती है, जैसे हम कहते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो कैसे नए लेवल्स बन गए हैं डिविजन्स के, एंड फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, नए तरीके की अब इनइक्वालिटी आ गई। अब जो अब बराबरी पहले जिस मैयार पे होती थी, या जो बराबरी नहीं होती थी लोगों के दरमियान में, तो अब वो किस तरह से बन गई है। अब हो सकता है कि जो लोग बराबर इस वजह से नहीं है क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। पहले अगर ये देखते थे कि लोग आपस में बराबर नहीं है क्योंकि इन्हें इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि उनकी जेंडर मुख्तलिफ है, या उनके पास पैसा नहीं है। अब इक्वालिटी की टर्म्स ये आ सकती हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास किसी चीज में महारत हासिल नहीं रखते, तो इसलिए वो दूसरे लोगों से बराबर नहीं है। कुछ थ्योरीज किसकी बात करती हैं, रिलेशन ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन ऑफ ग्लोबल सिस्टम एज अ होल, कि किस तरह से सबऑर्डिनेशन क्या है, डोमिनेशन क्या है, कि जो हावी है किसके ऊपर, ये हावी है किन के ऊपर, इन ग्रुप्स के ऊपर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अपर क्लास डोमिनेंट है, सबसे ऊपर है, वो ज्यादा सुपीरियर है, वो आला है, किसके मुकाबले में, मिडिल क्लास के बारे में, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास मनी है। तो इस तरह से किसकी बात करता है, थेरीज ये बात बताती हैं कि कौन डोमिनेंट है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है, कौन किसके ऊपर रूल कर रहा है। अगर इसके पास ज्यादा पावर है, या ये डोमिनेंट है, ये सब पे ऊपर हावी है, तो किन वजूहात की बिना पे ये सबके ऊपर हावी है। तो ये हमारे पास किसके बाद है, दैट इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दैट इज ग्लोबल थेरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं अब फर्स्ट थ्योरी की, तो हम आते हैं दैट इज द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड सिस्टम, कैसे पूरी दुनिया का सिस्टम है, किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरह से डिवाइडेड है, कितने ग्रुप्स में बना हुआ है, काम कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय एम्यूनियल वॉलरस्टीन। ठीक है, ये वॉलरस्टीन ने दी थी, और इन्होंने इसके अंदर जनरली ये बताया था, इस स्लाइड्स में आगे है लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने असल में कैटेगराइज कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि दुनिया जो है वो डिवाइडेड है इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, और वो 3 ग्रुप्स है, 3 कैटेगरीज क्या है, द कोर कंट्रीज एक ग्रुप वो है जिनको कहते हैं कोर कंट्रीज, एक ग्रुप वो है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरी कंट्रीज, एक ग्रुप वो है जिसको हम कहते हैं सेमी पेरिफेरल कंट्रीज। तो ये हम इसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर ये लोग किस चीज की बात करते हैं, ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम जो है वो अगर किसी एक सेक्शन में था, जैसे कहते हैं कि सबसे पहले ये मर्ज हुआ था कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, तो ये अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम से भी रिलेट करती है इसकी बात, और ये थ्योरी जो है वो डिपेंड बता रही है, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात कर रही है, कैसे मर्ज हुआ, इनइक्वालिटी की बात करती है ये थ्योरी बात करती है कि कैसे एक्सप्लाइटेशन होती है, कौन डोमिनेंट है, कौन सबऑर्डिनेट है। तो ये क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम है वो फैल गया है। अब ये जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड कैपिटलिज्म है, ये सबसे पहले कहाँ पे इमर्ज हुआ था, ये डेवलप हुआ था 1500s में। ठीक है, और ये फर्स्ट कहाँ पे आया था, सबसे पहले किधर आया था, यूरोप में स्टार्ट हुआ था, और देन आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये सिस्टम फैलता गया। अब कैपिटलिज्म है क्या, कैपिटलिज्म किसकी बात करता है, फ्री मार्केट कंडीशंस की, कोई रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के ऊपर ना हो कि हमने मार्केट कैसे चलानी है, हमने ट्रेड कैसे करनी है, हमने अपना कारोबार कैसे चलाना है, और कौन कंट्रोल करेगा, प्राइवेट ओनर्स, और उसका मकसद क्या होगा, प्रॉफिट। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर जो कुछ भी बन रहा है,
कुछ बनाना है, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि हमने गंदम की पैदावार करनी है, उसकी कटाई करनी है, उसको हमने उसका उस आटा बनाना है, हमने उसको किन लोगों में देना है, कितनी कीमत पे भेजना है, अपनी तरफ से कीमतें क्या लगानी है। तो ये हमारे पास कैपिटलिज्म आता है कि जिसके अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बन कैसे रहा है, कंजम्पशन कौन कंज्यूम कर रहा है, कौन उसको यूज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस किस को हमने देना है, किस किस के अंदर हमने बांटना है, ये सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, प्राइवेट कंपनीज डिसाइड करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं, प्राइवेट जो ओनर्स होंगे उसके वो डिसाइड करते हैं। इस चीज के अंदर गवर्नमेंट का होल्ड नहीं होता। जैसे आप ये देखते हो कि इन पाकिस्तान गंदम की कीमत क्या कौन सेट करता है, गवर्नमेंट सेट करती है। ये गंदम की कीमत इतनी है, जहां पे बिकेगी तो वो इसकी प्राइस इतनी है, तो उस तरह से उसको बेचा जाएगा। या अगर हमने अगर इवन अगर फैक्ट्रीज ने भी गंदम किसानों से लेनी है तो एक प्राइस सेट कर देते हैं कि इस प्राइस के ऊपर आपने उनसे लेनी है। तो दैट शोज कि ये हमारे पास इस तरह से कैपिटलिज्म सिस्टम नहीं है। लेकिन कैपिटलिज्म सिस्टम वो होता है जिसके अंदर जो सारी की सारी चीजें हैं इन इकोनॉमिक सिस्टम, वो प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है। और वो ज्यादा पर्पस उनका किस चीज का होता है, देयर पर्पस इज टू गेन प्रॉफिट। ठीक है, कि हमने प्रॉफिट को गेन करना है, हमने फायदा उठाना है, हमने ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हमें प्रॉफिट होता जाएगा, हमने उस चीज को ख्याल रखना है, उस चीज के ऊपर हमने फोकस रखना है। इसीलिए अब ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिज्म किस तरह से डेवलप हुआ था, ये डेवलप हुआ था 1500 में। अब चूंकि ये किसकी बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट ओनरशिप की बात कर रहे हैं ना, तो प्राइवेट ओनरशिप अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरह से स्टार्ट हुई थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी, इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई थी, उन इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को रखना शुरू किया था, मशीनरीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब मतलब है इसमें यह है कि जब मशीनरीज ने रिप्लेस कर दिया ह्यूमन पावर को, मशीन्स आ गई और उन लोगों ने क्या किया, इंसानों को पीछे छोड़ दिया। अब उनकी जो इंसानों की जगह पे अब काम किसने करना शुरू किया, मशीनों ने शुरू किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट आई, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ी एडवांसमेंट आई, तरक्की हुई बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इस वजह से आया क्योंकि लोग तंग आ चुके थे फ्यूडलिज्म से। फ्यूडलिज्म आप कहते हैं कि लैंडलॉर्ड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो जमीनें हैं वो कुछ लोगों के हाथों में होती हैं, वो लोग उसको कंट्रोल करते थे, जैसे हम कहते हैं जागीरदाराना निजाम। ठीक है, या जिसके अंदर जागीर होती है, उसके पास जमीन होती है, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, इंडस्ट्रीज लगने से पहले, द सोसाइटी वाज द एग्रीकल्चर वन। ठीक है, जो दुनिया के अंदर जो काम होता था, जो इकोनॉमी की बेस थी, वो एग्रीकल्चर थी। एग्रीकल्चर की बेसिस पे चीजें बना के उससे डील करते थे और प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन चूंकि आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में चेंज आना शुरू हुआ, तो लोग इस फ्यूडलिस्ट सिस्टम से तंग आ चुके थे, फ्यूडलिज्म के अंदर बहुत सारे मसाइल शुरू हो गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फ्यूडलिज्म है, क्योंकि इसके अंदर फिर ये आ जाएगा कि आपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की है, जो आपने जरिए जो आपने चीज बनाई है, उसको कैसे आपने डील करना है, तो वो इस फ्यूडलिज्म में जो मसले आए थे, उसने क्या किया, इट क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू सीक न्यू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज। फ्यूडलिज्म में बहुत सारे मसाइल की वजह से लोगों की नजर इस तरफ गई कि हम नया मार्केट लेके आए, हम नई इजादात करें, हम नए रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। और वो नए रिसोर्सेज क्या थे, दी इंडस्ट्रीज। तो इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि फ्यूडलिज्म में मसाइल शुरू हो गए थे, क्राइसिस आ गए थे, उन क्राइसिस की वजह से लोगों को उसने मोटिवेट किया, उसने हिम्मत बंधाई कि वो नई मार्केट्स की तरफ आए, नई तरीकों की तरफ जाएं जिसमें वो इकोनॉमी को जनरेट कर सके। और उस वजह से क्या हुआ, एक ये चीज, कैपिटलिज्म सिस्टम क्यों इमर्ज हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट की वजह से, क्राइसिस ऑफ फ्यूडलिज्म की वजह से, और कि टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया था यूरोपियंस को, क्योंकि मैंने आप पहले बताया है कि सिस्टम कहाँ पे मर्ज हुआ था, स्टार्ट हुआ था, यूरोप में स्टार्ट हुआ था, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया था। तो जो यूरोप में स्टार्ट हुआ, तो यूरोपियंस ने क्या किया, एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी ना, तो टेक्नोलॉजी होने की वजह से उन्होंने क्या किया, इट प्रोवाइड्स अ सॉलिड बेस फॉर एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या है कि पूरी दुनिया में वो लोग गए थे, पूरी दुनिया को उन्होंने एक्सप्लोर किया था, देखा था, ढूंढा था। किस लिए, ताकि उनको उनको पता चला ना कि किस इलाके में
किस मुल्क में, किस जगह पे क्या चीज़ बहुत अच्छी है, कम कीमत पे मिल रही है, आसानी से वो चीज़ वो लोग वहाँ से ले सकते हैं, किन लोगों के साथ उसके ऊपर कितनी कीमत लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो एक्सप्लोरेशन है उन्होंने की थी, ये जो पूरी दुनिया को उन्होंने देखा था, गए थे, उन्होंने नई जगहों को ऑब्ज़र्व किया था, उन्होंने उनको पता चला कि ये जो नई जगह हैं, उनके पास ये कितनी चीज़ें किस मिकदार में है, तो उसने मदद दी थी यूरोपियंस को। और ये किस तरह से मदद मिली थी? टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप ये बात करते हैं जैसे मैरीटाइम टेक्नोलॉजी है, ये जो बहरी निज़ाम है, ठीक है? बहरी जहाज़ जो इस्तेमाल करके वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो बहरी जहाज़ों की वज़ह से क्या हुआ, उनका आना-जाना आसान हुआ। उनको ये पता चला कि किस रास्ते से हम जाएँगे तो हमें कोई ये जो कज़ाक होते हैं, जो बहरी डाकू हम बात करें कि वो हमें नहीं लूटेंगे, या किस रास्ते से हम जाएँगे तो वो हम जल्दी उस जगह पे पहुँच जाएँगे। तो वो उसकी वज़ह से मदद मिली थी कि वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में गए थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके उनको उन जगहों के बारे में पता चला। तो ये कैपिटलिज्म की बात इसने इसमें की कि कैपिटलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ और कैपिटलिज्म ही क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है। अब कैपिटलिज्म की ये बात करते हैं तो उसके बाद कहती हैं कि यूरोपियंस ने फिर क्या किया। यूरोपियंस बिल्ड इकोनॉमिक टाइज, क्योंकि वो दूसरे मुल्कों के साथ जाना शुरू किया। उन दूसरे मुल्कों के साथ जाने की वजह से, उनकी इंटरेक्शन की वजह से उनके जो इक्तसादी जो मामलात थे, उनके रिलेशनशिप थे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए विद अदर कंट्रीज, क्योंकि वो लोग जा रहे थे, उन्होंने चीजें एक्सचेंज कर रहे थे, उनसे खरीद रहे थे। और किस वजह से उनके इकोनॉमिक टाइज बने? क्योंकि वो मिलिट्री वाइज उनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा थी, उनकी ताकत ज्यादा थी, उनके पास फॉर एग्जाम्पल वेपन्स ज्यादा थे और हथियार ज्यादा थे, या जो जंगों में इस्तेमाल करने वाली चीजें उनके पास वो ज्यादा थी इन यूरोपियंस के पास। और दूसरा ये कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी उनको इस्तेमाल करने आता था। अब चूंकि यूरोपियंस को पता चला कि किन इलाकों में कितनी चीजें ज्यादा हैं, किस तरह से हैं, तो उस वजह से डिवीजन ऑफ लेबर हो गई। डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि कैसे मजदूरी की बना पे लोगों के आपस में तकसीम हुई है। मतलब अगर आप आजकल की डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक मजदूर भी है, डॉक्टर भी है, एक वकील भी है। अच्छा, उस डॉक्टर के अंदर जो डॉक्टर का पेशा है, जो एक ये लेबर है, लेबर सिर्फ ये नहीं है, अगर हम यहाँ बात करें कि एक मजदूर है, आम मजदूर, वो मजदूर नहीं बल्कि तमाम लोग जो काम कर रहे हैं। अब एक डॉक्टर है, वो भी लेबर में आता है। तो जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर के अंदर भी और भी बहुत सारी फिर लेबर्स आ जाती हैं, जिसको हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड। किसी खास शोबे में वो महारत हासिल करता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, ब्रेन के होते हैं, कुछ हार्ट के होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ ब्रेन बोन स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हर एक के लिए क्या है, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर है। इसी तरह से कह रहे हैं, चूंकि यूरोपियंस ने अपने ताल्लुकात बना लिए थे दूसरे मुल्कों के साथ, और इनके पास ताकत ज्यादा थी, मिलिट्री की भी और मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी थी, तो उसकी वजह से एक आप ये कह सकते हो एक डिवीजन बन गई थी, एक फर्क आ गया था। ठीक है, एक तकसीम हो गई थी। तकसीम किस में हो गई थी? एक वो ग्रुप बन गया था, ये ग्रुप वो था जो कि ताकतवर था, और ये जो दूसरे कंट्रीज में जाते थे, ये वो ग्रुप थे जो कि इतने ताकतवर उनके मुकाबले में नहीं थे। यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर थी, जो उनको अगर लेबर मिलनी थी इन टर्म्स ऑफ के वो उनके लिए काम करेंगे कोई, ठीक है, उन वो वहां पे इंडस्ट्रीज लगाते थे दूसरे मुल्क में। तो जो इंडस्ट्रीज लगाते थे वहां पे जो उनको लोग चाहिए थे, वो लोग उनको किस तरह से मिलते थे? चीप एंड अनस्किल्ड। ठीक है, चीप है, बहुत कम पैसों में उनके लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। अनस्किल्ड है, इतनी ज्यादा उनके पास महारत नहीं है। तो जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर बन गई। जोग्राफिकल मतलब जमीनी हदूद की बेसिस पे, मतलब ये एक हिस्सा है, ये दुनिया का एक हिस्सा है, ये दुनिया के वो मुल्क हैं जिनके पास चीप एंड अनस्किल्ड लेबर है, जो काम करते हैं कम पैसों में और उनके पास इतनी ज्यादा महारत नहीं होती, और उनके पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल क्या होता है? कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज जो कि फाइनल नहीं बनी हुई होती। जैसे हम ये कहते हैं कपास, कपास कॉटन की अगर हम बात करते हैं, तो वो कॉटन हमारे पास रॉ मटेरियल है, अनप्रोसेस्ड मटेरियल, जिसको हमने आगे फिर किसी और चीज में उसको तब्दील करके कोई एक सही तरह से एक चीज बनानी है। ठीक है, जैसे हम कॉटन की बात करते हैं, कॉटन इज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, गंदम की बात करते हैं तो गंदम इज अ रॉ मटेरियल। अब उस गंदम से आटा बनता है, गंदम से और क्या चीजें बनती हैं, तो वो अलग, वो क्या होगा? वो प्रोसेस्ड मटेरियल।
ठीक है, प्रोसेस मटेरियल जो बन चुका और जो बना नहीं है अभी उसके ऊपर और काम होगा वो कहलाता है रॉ मटेरियल। जैसे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब कुर्बानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास बहुत सारी खालें जमा हो जाती हैं, तो वो जो खालें हैं दैट इज रॉ मटेरियल। उन खालों को पाकिस्तान क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है बाहर के मुल्कों में। अब वो बाहर के मुल्कों में उस चमड़े से उसको चमड़ा करते बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उस फिर चमड़े से उसको उसको उस खाल से चमड़े से फिर क्या करते हैं वो लोग, बैग्स बनाते हैं, शूज बनाते हैं, मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। और वही फिर वो बैग्स और शूज के करते हैं वापस हम पाकिस्तान हम उनसे खरीद रहा होता है। तो क्या है, रॉ मटेरियल वो चीज जो कि अनप्रोसेस्ड होती है, जो कि कंप्लीटली कन्वर्ट एक फाइनल प्रोडक्ट में नहीं हुई। अब क्योंकि ये एक डिवीजन हो गई ना, यूरोपियंस ने ताल्लुकात बनाए, इसमें डिवीजन होगी। जैसे हम बात करते हैं कि यूके, यूनाइटेड किंगडम और बरे सगीर, ठीक है, तो बरे सगीर के पास क्या था, रॉ मटेरियल था। तो रॉ मटेरियल वो लोग क्या करते थे, लेके जाते थे अपने मुल्क में, उसको प्रोसेस करके कंप्लीट करते हैं। तो एक जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर बन गई। वो मुल्क जिनके पास रॉ मटेरियल है, जिनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो कम कीमत पे काम करते हैं, और एक वो मुल्क जैसे यूरोपियंस, एक वो लोग जिनके पास चीजें वो जाती हैं और वो प्रोसेस्ड मटेरियल किनको भेजते हैं वापस, इन्हीं लोगों को। इसकी वजह से क्या शुरू हुआ, अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी। कोर कौन से कंट्री हैं, जिन ये जो यूरोपियंस हैं, और पेरिफेरी कौन सी कंट्रीज हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनके यहाँ से ये मटेरियल निकल के कोर कंट्रीज के पास जाता है। कोर और पेरिफेरी की हम आगे डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन करती हूँ, वो आपको क्लियर हो जाएगा फिर। अब इन्होंने ये कहा कि इस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर के जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स कैन गेन और लॉस देयर आइडेंटिटी और स्टेटस, अपने पहचान, अपना स्टेटस के वो किस लेवल पे हैं, कुछ अरसे के बाद टाइम टू टाइम उनकी या तो वो हासिल कर लेते हैं कोई स्टेटस, या उस स्टेटस को उनका, हाँ, जो अगर वो पावरफुल है, अगर वो ताकतवर थे पहले तो अब ताकतवर नहीं है, या पहले वो कमजोर थे तो अब वो ताकतवर है, तो ये जो स्टेटस है वो चेंज होता रहता है ड्यू टू रेवोल्यूशंस। बहुत ज्यादा इनकलाब आ रही हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें उन्होंने एग्जांपल दिए, जैसे दुनिया वर्ल्ड पावर है, पहले पावरफुल कौन समझा जाता था पूरी दुनिया में, वो यूके होता था। यूके ने बहुत सारे मुल्कों को अपनी कॉलोनीज बनाया हुआ था, लेकिन इन चीजों की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन की वजह से, टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि जो पावर है वो शिफ्ट हो गई है फ्रॉम यूके टू यूएस। अब आप देखते हो ना कि सुपर पावर कौन है, अब सुपर पावर इज यूएस, यूएसए दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब पावर, सुपर पावर क्या है, यूएसए है, वो स्टेटस में भी हाई है, वो आइडेंटिटी, उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी सबके सामने है। ये किसकी बात करता है कि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी बात करती है कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर कुछ लोगों को फायदा होता है और कुछ लोगों का नुकसान होता है, लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं। ये थ्योरी बात करती है, एम्फेसाइजेस सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी, कि कैसे इनइक्वालिटी आती है, कैसे जो है वो जो नाइंसाफी है उसका निजाम दुनिया में चल रहा है, जिसमें कुछ लोग कुछ मुल्क ताकतवर है और वो दूसरे मुल्कों का गलत फायदा उठा रहे हैं। और गलत फायदा कैसे उठा रहे हैं कि जो वेल्दी कंट्रीज हैं, जो अमीर मुल्क हैं, वो फायदा हासिल कर रहे हैं दूसरे मुल्कों से, और उनके जो सिटीजन हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि कोई अगर कोई इन्होंने फैक्ट्री लगा ली है, कोई प्रोडक्ट किसी लोगों से खरीद रहे हैं गरीब मुल्कों से, तो वो उनसे कम कीमत पर खरीद रहे होंगे, उनको मजदूरी के कम पैसे दे रहे होंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, दैट इज एक्सप्लॉइट द सिटीजन्स। ये दोबारा ये किसकी बात करती है कि सिस्टम consist of single division of labor within one world market but contains many states and cultures। कि ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी बात करती है कि ऐसा सिस्टम बन गया है, ऐसा निजाम बन गया है जिसके अंदर सिंगल डिवीजन ऑफ लेबर आ गई है। सिंगल डिवीजन लेबर एक ही तरह की तकसीम होगी, एक वो मुल्क जो कि स्किल्ड हैं, जिनके पास महारतें हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो कि ताकतवर है, और एक कुछ वो मुल्क जो कि ताकतवर नहीं है। shared ideology solidifies the commitment of ruling groups to the system। अच्छा, आइडियोलॉजी क्या है आपकी, जिसको हम कहेंगे तहरीक क्या है, आपकी नजरिया क्या है, ठीक है। अब क्योंकि जो रूलिंग ग्रुप्स हैं इस सिस्टम के अंदर, जो रूलिंग ग्रुप्स हैं जो कि रूल कर रहे हैं, जो कि हुकूमत कर रहे हैं आपस में, वो ग्रुप्स
क्या करते हैं, उनके पास शेयर्ड आइडियोलॉजी है, वो एक तरह की नजरिए के ऊपर मान रहे होते हैं, उनके पास एक ही जैसा नजरिए। अब वो नजरिए जो उनके पास एक जैसा है, वो उस नजरिए की बिना पे वो आपस में क्या होते हैं, वो ग्रुप्स जुड़ जाते हैं, मजबूत होते हैं, और क्या कहते हैं कि हमारे बेहतरी इसी में है कि ये जो इनइक्वालिटी का सिस्टम चल रहा है, ये इसी तरह से चलता रहे। अगर ये इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी ना, तो ये जो रूलिंग ग्रुप्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, तो जो हमारी पावर है कि हुकूमत वाली पावर, कि हमारे पास ताकत ज्यादा है, हम रूल कर रहे हैं, वो ताकत हमारी फिर खत्म हो जाएगी। इसलिए वो किस चीज पे यकीन करते हैं कि जो उनकी वेलबिंग है, उनकी बेहतरी इसी में है कि ये निजाम है, ये जो नाइंसाफी का निजाम चल रहा है, ये जो इनइक्वालिटी का निजाम चल रहा है, वो इस तरह से चलता रहे। अच्छा, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं इस थ्योरी की, तो वो थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? इंटर रीजनल एंड ट्रांसनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। इंटर रीजनल, डिफरेंट रीजन्स के दरमियान में, डिफरेंट खित्तों के दरमियान में, एंड ट्रांसनेशनल, डिफरेंट मुल्कों के दरमियान में जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, विच डिवाइड्स द वर्ल्ड। अब ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये डिवाइड कर रहा है दुनिया को 3 हिस्सों में: कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी कंट्रीज। कोर कौन से हैं? जो डोमिनेट है एंड एक्सप्लॉइट पेरिफेरी। ये जो कोर है, ये इस पेरिफेरी का फायदा उठाते हैं, ठीक है। और किस लिए, किस तरह से? कि ये इनसे लेबर भी ले रहे होते हैं, इनसे मजदूर भी ले रहे होंगे, उनसे काम भी ले रहे होंगे, ये जो कोर है। और ये कोर इनसे अपना मटेरियल भी लेंगे, रॉ मटेरियल भी लेंगे। और जो पेरिफेरी है, ये इनका इन्हिसार किसके ऊपर है? कोर के ऊपर इन्हिसार है। क्योंकि कोर अगर इनसे चीजें नहीं खरीदेगा, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे, वो अपनी इकोनॉमी को कैसे जनरेट करेंगे? इसी तरह से ये अमीर मुल्कों की एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हो। ये पेरिफेरी क्या है? जो कि बहुत ही गरीब मुल्क है। सेमी पेरी, ये जो डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है। सेमी पेरिफेरी कौन से हैं? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनके अंदर कोर की भी कुछ बातें शामिल हैं, जिसके अंदर कुछ पेरिफेरी की भी बातें शामिल हैं। इसकी अभी मैं आगे बताती हूँ आपको थोड़ी सी डिटेल में। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स एंड कोर एरियाज सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिकली पावरफुल क्लासेस। जो मैंने आपको बताया कि जो कोर के अंदर, जो ये कोर क्या है, ये पावरफुल है, ये डोमिनेंट है, इनके पास ताकत ज्यादा है। ये जो मुल्क हैं, ये आपस में मिलके जुड़े हुए होते हैं, इनका ताल्लुक होता है। ये का समझते हैं कि ये जितने भी अगर नुकसान होता है, तो उस नुकसान को सह लेते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये जो इनका इन्हिसार है, पेरिफेरी इनके ऊपर इन्हिसार कर रही है ना, क्योंकि पेरिफेरी ने कोर से चीजें लेनी होती हैं, सॉरी, पैसा लेना होता है, क्योंकि कोर इनसे खरीद रहा होता है। तो ये कहते हैं, कोशिश करते हैं कि कोर के कंट्रीज के ये इसी तरह से अंडर डेवलप्ड ही रहे, क्योंकि अगर ये अंडर डेवलप्ड रहेंगे, तो हम फिर डोमिनेंट ही रहेंगे, हमारी इज्जत रहेगी, हम ऊपर ही रहेंगे, हमारी पावर फिर मेंटेन रहेगी। और ये क्या शो कर रहा है? पीरियड ऑफ क्लियर लीडरशिप अल्टरनेट विद स्ट्रगल इन कोर। कि लीडरशिप, अब इन कोर के अंदर लीडर कौन है? जैसे अगर हम बात करते हैं, पहले लीडर कौन था? यूके था। अब लीडर कौन है? यूएसए। तो ये जो लीडरशिप है, ये स्ट्रगल के साथ अल्टरनेट कर रही है। जो जितनी ज्यादा मेहनत कर रही है कंट्री, वो उस तरह से उसको लीडरशिप मिल रही है, उसको ताकत मिलेगी, वो सबका लीडर बन जाएगा। तो कोर के अंदर लीडरशिप किस तरह से शो कर रही है कि अगर कोई मुल्क ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो लीडर हो जाएगा इन कोर कंट्रीज का। ठीक है, जैसे कोर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज तो बहुत सारी हैं पूरी दुनिया में, लेकिन डेवलप कंट्रीज में सबसे ऊपर कौन है? यूएसए। Now we have